गुड मॉर्निंग। ग्लीवल लॉ में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम नया अधिनियम शुरू कर रहे हैं। माफी चाहता हूँ, रात को लाइट उपलब्ध नहीं थी, विद्युत व्यवस्था में भंग हो गया था। पहले डीजे चल रहा था, डीजे बंद होने का वेट किया तो विद्युत व्यवस्था आपूर्ति बाधित हो गई, लैपटॉप वगैरह चार्ज नहीं थे, इस वजह से क्लास रिकॉर्ड नहीं कर पाया। मॉर्निंग में क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो हम नया अधिनियम शुरू करने जा रहे थे, आर्म्स एक्ट। आयुध का मतलब आर्म्स। आर्म्स में हथियार आते हैं, सभी प्रकार के हथियार हो सकते हैं। हथियारों को भी आप देखोगे तो दो श्रेणियों में बांटा जाता है। हथियारों की दो श्रेणी देखेंगे आर्म्स की। एक तो होता है शस्त्र, दूसरे होते हैं अस्त्र। हिंदी में भी ग्रामर पढ़ते हो तो आपको दोनों शब्दों को एक साथ देकर इनके अर्थ भेद करवाए जाते हैं। तो शस्त्र और अस्त्र के अर्थ क्या होंगे? शस्त्र का मतलब है जो भी हाथ में लेके हथियार चलाए जाते हैं, हाथ से हथियार चलाए जाते हैं। ठीक है, जैसे आपने तलवार ले ली, आ, ये हाथ से लेकर आप चलाते हो हथियार, ये शस्त्र की श्रेणी में आते हैं। अस्त्र की श्रेणी में जो फेंक कर चलाए जाते हैं, जैसे गोला बारूद वगैरह हथगोले होते हैं, इनको आप फेंक कर चलाते हो। जो भी फेंक कर चलाए जाते हैं, तीर कमान है, आप तीर को छोड़ते हो, किसी यंत्र के द्वारा, उपकरण के द्वारा छोड़कर चलाते हो। तो ये सारे जो फेंक कर चलाए जाते हैं वो अस्त्र होते हैं, जो हाथ से चलाए जाते हैं वो शस्त्र होते हैं। तो ये सभी प्रकार के आर्म्स को, हथियारों को कवर करेगा। आर्म्स एक्ट 1959 में आया था। इंडिया के लिए ये यूनिक एक्ट है, पूरे भारत में एक ही एक्ट है। ठीक है, हमने जैसे राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम पढ़ा था, वो केवल राजस्थान के लिए था। इंडिया के लिए 2022 में एक नया अधिनियम बन गया था, पेपर लीक से संबंधित, 2023 में, इसी साल बना है। पिछले साल नवंबर दिसंबर के आसपास बनाया था सरकार ने। तो 2023 में इंडिया के लिए अलग है, राजस्थान के एग्जाम को वो कवर करता था। ये आर्म्स एक्ट पूरे भारत के लिए यूनिक है और भारत के सभी हथियारों पर ये लागू होता है। अधिनियम ज्यादा बड़ा नहीं है, आप इसकी साइज देखोगे तो इसमें 6 तो चैप्टर है या पार्ट है, और 46 इसमें सेक्शंस है। पर आप एक एक सेक्शंस को जब जाके पढ़ोगे तो काफी बड़े सेक्शन है, काफी लेंथी लैंग्वेज है, और इसकी लैंग्वेज में बहुत ज्यादा क्लिष्टता आपको दिखेगी। हम एक एक शब्द को आराम से समझेंगे। पहली क्लास में मैं बैरेक पूरे पूरे रिकॉर्ड करके लाया हूँ। उसके बाद मैं आपको एक पोल डालूंगा कि क्या पूरा बैरेक पढ़ाऊं, या जो आपको डायरेक्ट आंसर राइटिंग करनी है मेंस में और प्री में, उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाऊं। वो नोट्स शॉर्ट में बना के ले आऊं कि जो जो चीज पढ़नी है उसको समझा भी दूं, क्योंकि बैरेक्ट आप सबके पास उपलब्ध है। मैं भी जब इनको स्लाइड बनाने के लिए स्लाइड बनाता हूँ, चीजों को सम्मिलित करता हूँ, मुझे लगता है कई चीजें फालतू ही पढ़ा रहे हैं, इन चीजों का कोई रोल नहीं होता। जब आप प्री में क्वेश्चन देखोगे तो वहां से नहीं आएंगे, मेंस में देखोगे नहीं आएंगे। तो डायरेक्ट अगर पूरी धारा पर जो जिफ्ट होता है, जो मुख्य धारा है, वो ही पढ़ा दूं, वो ज्यादा सार्थक है। इसके लिए मैं एक पोल रेज कर दूंगा टेलीग्राम पर, आप मुझे बता देना कि आपको कौन सी चीज पूरा बैरेक्ट पढ़ाना, वैसा स्लाइड पे लाके बैरेक्ट पढ़ा दूंगा। अलग से पढ़ाना है, अलग से आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट चीज ही बता दो, ताकि वही नोट्स में आप फीड कर लो उसको आराम से। छोटी बात लिखी रहेगी तो उसको समझाने में भी ज्यादा दिक्कत नहीं होती, लंबा समझा सकेंगे और समय भी कम लगेगा हमें। तो 6 चैप्टर, 46 सेक्शन इसमें कवर होते हैं। प्रत्येक चैप्टर की बात करें तो चैप्टर फर्स्ट प्रारंभिक है, जिसमें धारा 1 और 2। धारा 1 हमेशा संक्षिप्त नाम प्रारंभ विस्तार होती है, धारा 2 परिभाषा खंड होता है, निर्वचन खंड होता है। चैप्टर 2 बताएगा कि जो आर्म्स है या फिर गोला बारूद है, ठीक है, जो बारूद से बने हुए गोले वगैरह, गोला बारूद के जितने भी उपकरण होते हैं, दोनों की परिभाषा अलग अलग हम पढ़ेंगे। आयुध क्या होते हैं, गोला बारूद होते हैं, उनका अर्जन करना, एक्वाजिशन करना, पजेशन रखना, उनका कंस्ट्रक्शन करना, निर्माण करना, उनको विक्रय करना, उनको आयात निर्यात करना और उनका परिवहन करना, इनके संबंध में अपराध घोषित करेगा चैप्टर 2। इनको कवर करेगा कि कब इसका कब्जा रखना वैलिड है, कब इसका कब्जा रखना अपराध की श्रेणी में आएगा। चैप्टर 3 लाइसेंस के बारे में बात करेगा कि जो भी चीज आप रखते हो, आर्म्स रखते हो, चाहे गोला बारूद रखते हो, उनके संबंध में आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, कब लाइसेंस प्रत्याहृत कर लिया जाएगा, कब निलंबित करेंगे। चैप्टर 4 पावर्स और प्रोसीजर की बात करता है कि क्या क्या इसके संबंध में शक्तियां होंगी, क्या प्रक्रिया फॉलो की जाएगी सरकार के द्वारा और हमारे लाइसेंस लेने वाले लाइसेंसधारी के द्वारा। पांचवा, ऑफेंस कौन कौन से होंगे और उनके लिए क्या क्या पेनल्टी क्लोज होगी, धारा 25 से लेकर 33 तक चलेगा। और लास्ट में मिसलेनियस क्लोज है, जो धारा 34 से लेकर और 46 तक चलेगा।
ये ओवरव्यू कह सकते हैं कि ये पूरा अधिनियम 46 धारा के साथ चलेगा। सब क्लोज नए जुड़े हुए हैं, 2019 में इसमें संशोधन हुआ था, वो चीजें भी हम साथ के साथ ही पढ़ते चले जाएंगे। पहले हम मूल अधिनियम पढ़ेंगे, फिर 2019 के संशोधन पढ़ेंगे, क्योंकि मेरा पैटर्न आपको पता है पढ़ाने का थोड़ा सा डिफरेंट है। अब शुरू करते हैं अधिनियम। तो अधिनियम 1959 का 54वां अधिनियम संख्यांक है, तो 54 ऑफ 1959, और राष्ट्रपति महोदय की कंसेंट मिली थी 23 दिसंबर 1959 को। इसको राष्ट्रपति महोदय ने स्वीकृति प्रदान की थी। दो चीजों को कवर करेगा, एक आर्म्स को करेगा, दूसरा गोला बारूद को करेगा। इससे संबंधित जितने भी कानून था उनको समेकन, समेकन का मतलब होता है एक जगह पर एकत्रित करना। अगर कोई एक ही विषय वस्तु से संबंधित अलग अलग कानून है, उन सभी को एक जगह पर इकट्ठी करने के लिए, और उनमें अगर जो आवश्यक संशोधन लगते हैं, समय के साथ चीजें बदल जाती है, संशोधन करना आवश्यक हो जाता है विधियों में। जैसे 1860 से भारतीय न्याय संहिता चल रही है, अब उसमें 2022 में परिवर्तन, 2023 में परिवर्तन करके भारतीय न्याय संहिता नया अधिनियम बना दिया। कुछ अपराध जो नए नए हुए थे, जैसे मॉब लीचिंग है और चेन स्नेकिंग है, ये अपराध पहले की आईपीसी में नहीं थे, तो अब उसको कवर करने के लिए नए अधिनियम में प्रोविजन किया गया। तो आर्म्स और गोला बारूद से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए यह अधिनियम बनाया गया। भारतीय गणराज्य के 10वें वर्ष में यह बना। 1950 में को हमारा पहला 1950 को पहला वर्ष मानते हैं। उसके बाद आप चलोगे 51 52 ऐसे काउंट करके आओगे, तो 1959 में जब इसको अधिनियमित किया गया। अधिनियमित कौन करता है? विधानसभा फिर राष्ट्रपति, दोनों का काम। जैसे विधानसभा से पारित हो गया, लोकसभा से पारित हो गया, सॉरी संसद से पारित हो गया, दोनों संसद में लोकसभा राज्यसभा आ गई, या राज्य विधानमंडल से पारित हो गया। उसके बाद राज्यपाल, राष्ट्रपति, जिसकी भी साइन होने, सेंट्रल का मामला राष्ट्रपति साइन करेगा, राज्य का मामला राज्यपाल साइन करेगा, उनके साइन होते अधिनियमित हो जाता है। तो 1959 में इसको अधिनियमित कर दिया गया था। और 1959 को आप 1950 को अगर पहले वर्ष से काउंट करोगे, तो 10वें वर्ष में भारत गणराज्य जब बना था, 1950 में पहला वर्ष था, 26 जनवरी 1950 को हम गणराज्य के रूप में स्टेब्लिश हुए, तो उससे 10वें वर्ष में स्टेब्लिश हुआ। पहली सेक्शन 1 बात करता है संक्षिप्त नाम प्रारंभ विस्तार का। इसको आर्म्स एक्ट 1959 कहा जा सकेगा। इसका एक्सटेंड वॉल ऑफ इंडिया, पूरे भारत में इसका विस्तार है, कोई भी जगह हम नहीं छोड़ के चल रहे। विस्तार को याद रखना, पूरे भारत में इसका विस्तार है। ऑब्जेक्टिव सीधा क्वेश्चन बनता है तो यहीं से बनेगा। और 1 अक्टूबर 1962 को गजट नोटिफिकेशन से ये प्रवृत्त हो गया था। तो 1 अक्टूबर 1959 को ये प्रवृत्त हुआ था। इसके एक दिन बाद ही एक बड़ी घटना हुई थी। आप 2 अक्टूबर 1959, ये घटना राजस्थान में एक बगदरी जगह हुई थी। बगदरी नागौर में, नागौर का बगदरी गांव था। इस जगह से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। पंचायती राज गांधी जी का स्वपन था, इसलिए 2 अक्टूबर गांधी जयंती को बगदरी नागौर से पंचायती राज की शुरुआत हुई। जो आप सरपंच वाली, प्रधान वाली और जिला प्रमुख वाली व्यवस्था देखते हो कि ग्रामीण स्तर पर स्वशासन की बात आर्टिकल 40 करता, वो प्रशासनिक व्यवस्था शुरू हुई थी 2 अक्टूबर 1959 से। तो ठीक इससे एक दिन पहले यह अधिनियम पूरे 1 अक्टूबर 1962 से यह अधिनियम पूरे भारत में, अच्छा यहां पर 1 अक्टूबर 1962 करना है यहां पे, ठीक है। 1 अक्टूबर 1962 से ये पूरे भारत में प्रवृत्त हो गया था। फिर बात करते हैं धारा 2 पर। धारा 2 हमेशा की तरह परिभाषा खंड की बात करता है कि क्या क्या परिभाषा और क्या क्या निर्वचन है। तो जब तक इस अधिनियम के संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत न हो। ये अधिनियम हथियार की बात करता है, हथियार के संदर्भ में पूरा अधिनियम बना हुआ है। पर यहां कोई धारा है वो हथियार की बात ही ना करके कोई अन्य विषय की बात करती है कि कृषि फसलों की बात करने लगी, तो वहां पर कोई कृषि से अर्थ ले सकते हैं। तो वहां ये कह रहा है कि संदर्भ मतलब हथियार के संदर्भ से अगर अन्य तक अभिप्रेत ना हो, तो यही अर्थ लेने जो हम परिभाषा खंड में के आ रहे हैं। तो जब तक हम अलग से बता के न चले, संदर्भ से अलग बात ना करें और उसको वहां स्पष्ट ना करें, तब तक इस अधिनियम में जहां जहां जो जो शब्द आएंगे उनके अर्थ इस परिभाषा में दे रखे, तो यहीं से लेकर चलने, अन्यथा पैरामेटेरियल रूल लागू कर देंगे। सबसे पहले अर्थ बताता है अर्जन का क्या अर्थ होगा। अर्जन मतलब एक्विजिशन। आप किसी चीज को
एक्वाइज कर रहे हो उसके लिए अर्जन शब्द यूज होता है कि किसी चीज को लेना है। जैसे मैं किसी चीज को रेंट पे लेता हूँ, भाड़े पे लेता हूँ, ये अर्जन है। किसी से कोई चीज उधार ले ली, मैंने कहा आप मुझे आपका मोबाइल उधार दे दो, एक दो तीन दिन के लिए मेरे पास मोबाइल नहीं है। तो किसी से कोई चीज किराए पे लेना अर्जन कर लिया, उधार लेना वो चीज आपने उधार में ले ली या दान के रूप में प्रतिग्रहित कर ली, इसका मतलब इस अधिनियम के अंतर्गत अर्जन माना जाएगा। तो इस अधिनियम में जहां जहां अर्जन शब्द आएगा, अर्जन का मतलब क्या होगा, रेंट पर लेना, भाड़े पर लेना, उधार में लेना और दान के रूप में उसको स्वीकार कर लेना, प्रतिग्रहित कर लेना, ये अर्जन शब्द के अंतर्गत आते हैं। धारा 2 का बी क्लोज गोला बारूद की बात करता है। गोला बारूद इंपोर्टेंट परिभाषा मेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि मेंस में गोला बारूद की परिभाषा आपसे पूछेंगे, ऑब्जेक्टिव में सिर्फ पूछेंगे कि गोला बारूद की परिभाषा कहां दी गई है, तो धारा 2 के बी क्लोज में। और मेंस में इसकी परिभाषा बिल्कुल याद रखना। अग्नायुद्ध के रूप में गोला बारूद अभिप्रेत है। दो शब्द हैं यहां पर, हिंदी पढ़े हुए विद्यार्थी जानते हैं, अग्नि प्लस आयुध। संधि आपको याद आ गई होगी, ई के बाद अ आता है तो यन संधि है, ये वर बनता है, इनके आगे हाफ शब्द होते हैं, ठीक है। तो यन संधि का ये उदाहरण अग्नि प्लस आयुध दो शब्दों से मिलकर बना है। मेरा उद्देश्य बिल्कुल भी आपको हिंदी पढ़ाने का नहीं है, पर मैं क्लियर करना चाहता हूं ताकि आप अग्नायुध शब्द को बार बार यूज होगा इसका अर्थ समझ लो। ए से आयुध जिससे अग्नि निकलती है, अग्नि के रूप में वहां पर बारूद जलता है और वो उसको उपकरण के रूप में काम में लेते हैं। तो अग्नि का भी उपयोग होगा और वो हथियार भी होगा, अग्नि से बने हुए हथियार। जैसे हमारे घर में हम क्या करते हैं, दिवाली पे पटाखे चलाते हैं, क्रैकर्स चलाते हैं। क्रैकर्स के अंदर बारूद होता है, उसको आग लगाते हैं और वो फटता है, पर वो आयुध नहीं है, हथियार नहीं है, वो मनोरंजन का एक उल्लास का साधन है। उसको राज्य सरकार, वो केंद्र सरकार ने गजट नोटिफाई करके हथियार घोषित नहीं किया। यहाँ बात देखो लास्ट में करेंगे कि केंद्र सरकार साफ किए राजपत्र में, गजट ऑफिशियल गजट में अधिसूचना द्वारा जो जो बता देगी वो सब हम गोला बारूद के अंतर्गत रखेंगे। तो क्रैकर्स को, पटाखों को गोला बारूद नहीं बताया, पर हम जैसे पटाखे फोड़ते हैं तो वो अग्नि के द्वारा फटते हैं और कभी कभी उसके पास हम रहते हैं तो हमें नुकसान भी कर जाते हैं, किसी के शरीर जल जाता है, किसी के उससे शरीर को थोड़ा बहुत जो भी नुकसान होता है वो हो जाता है, किसी की आंखों की रोशनी चली जाती है। तो अग्नि से बने हुए हथियार अग्नायुध हो जाते हैं, मतलब उनमें उनको जब भी चलाएंगे वहां अग्नि किसी न किसी रूप में सामने आएगी। तो गोला बारूद में क्या है, अग्ना युद्ध करने के लिए जो अग्नि से संबंधित हम युद्ध करते हैं उसके लिए जितने भी गोला बारूद आते हैं वो आएंगे। और इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, तो सबसे पहली परिभाषा गोला बारूद क्या है, अग्नि से युद्ध करने के लिए जो गोला बारूद इसके अंतर्गत आते हैं। साधारण अर्थ तो ये है, पर इसके अंतर्गत और क्या क्या आ सकता है, तो बात करते हैं और क्या क्या आता है। रॉकेट आता है, रॉकेट, ठीक है। अभी जैसे आपको याद होगा चंद्रयान छोड़ा था हमने, वो रॉकेट के द्वारा छोड़ा गया था, ठीक है। जो मार्क 3 रॉकेट था उसके द्वारा हमने चंद्रयान छोड़ा। बम फोड़ते हैं, कभी पाकिस्तान हम पे फोड़ देता है, कभी हम पाकिस्तान पे फोड़ते हैं। ग्रेनेड जो हाथों से फेंक के फोड़ा जाता है। गोला जो तोप के अंदर डाल के फोड़ते हैं। तो रॉकेट हो गया, बम हो गया, किसी देश पे बम, परमाणु बम, छोटे बम, सभी प्रकार के बम होते हैं, मिनी बम, हाइड्रोजन बम, ठीक है। तो ग्रेनेड होता है, ग्रेनेड हाथों से पिन खींच के किसी के ऊपर फेंकते हैं। गोला हो सकता है, गोला तोप के अंदर डालकर तोप के द्वारा फेंका जाता है, चलाया जाता है। ये सब अग्नि के द्वारा ही नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जहां पर भी रॉकेट जाकर पड़ता है वहां फटता है, बम फटता है, ग्रेनेड फटता है। आप सबने देख रखे हैं, दिन भर यही चैनल दिखाते रहते हैं। हमास इजराइल युद्ध देख लो, चाहे यूक्रेन और रूस का युद्ध देख लो, ये दिखाते हैं। और अन्य अस्त्र, अन्य अस्त्र, अस्त्र मतलब जो फेंक कर चलाए जाते हैं। तो जो गोला है वो हम तोप के माध्यम से फेंक के चलाते हैं। तारपीडो में काम करने के लिए, तारपीडो ये आप जो चित्र देख रहे हैं ये तारपीडो है। ये क्या है, एक प्रकार की मिसाइल होती है जो पानी के अंदर होती है। पानी के अंदर ये जमीन में रहती है, पानी के अंदर इसको चलाते रहते हैं। किसी जो आपकी पनडुब्बी वगैरह होती हैं उनके साथ इनको लगा के रखते हैं, पानी के अंदर रहती है। इसको जब भी ऑपरेट करना है इसको इसकी कमांड देते हैं। ये पानी के अंदर से निकलकर हवा में जाकर और किसी भी पानी के ऊपर हमला करना है, चाहे जमीन पे हमला करना है, चाहे हवा में हमला करना है, तीनों प्रकार के टारगेटों को ये अचीव करके उसको उड़ा देती है। जैसे पानी के अंदर चला रखा है, जमीन में पनडुब्बी चलती है, पानी के अंदर समुद्र में पनडुब्बी चलती है, बहुत बड़ा जहाज होता है चारों तरफ से पैकिंग, उसको पनडुब्बी बोलते हैं।
उसमें ये लगी रहती है नीचे, इसको टारपीडो कहते हैं, और इसका सीधा काम है कि पानी के अंदर से ही लॉन्च की जा सकती है। तो टारपीडो में काम में आने के लिए इसके अंदर भी गोला बारूद भरा होगा, तभी तो ये जाके कहीं चलेगी और फटेगी। इसके पीछे ये देखो एक ऐसा पंखा लगा होता है जो इसको हवा में चलाने में मदद करता है। तो टारपीडो को काम में लाने के लिए या समुद्र के अंदर आपको सुरंगें बिछानी हो बारूद की, उसमें जो भी चीजें काम में आएगी, परिकल्पित वस्तुएं जिनकी हम कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, आज हमने मान लिया कि एक लिफ्ट दे देते कि ये समुद्री सुरंग बिछाने में, पर कल वैज्ञानिक नई तकनीक को इजाद कर दें कि अब हम वो पुरानी लिफ्ट के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, नई चीजें जमीन के अंदर बिछा देंगे। तो जो भी समुद्री सुरंग बिछाने में काम आती है अग्नायुद्ध के रूप में, वो सब गोला बारूद मानी जाएंगी। कोई विस्फोटक चीज हो सकती है, स्फूर्जनकारी फ्रिक्शन, जैसे ये चिंगारियां वगैरह निकलती है फ्रिक्शन के रूप में, उस प्रकार की कोई चीज हो सकती है। कोई विखंडनीय चीज हो सकती है। ये सारी सामग्रियां भी क्या मानी जाएगी, गोला बारूद। विस्फोटक के लिए अलग से अधिनियम बना हुआ है, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, पर यहां पर कह रहा है कि जो भी चीज विस्फोट होती है जिसमें स्पार्किंग होती है, स्फूर्जनकारी का मतलब होता है स्पार्किंग होता है, फ्रिक्शन होता है, वो चीज, या कोई विखंडन होती है, दो भागों में टूटती है, वो चीजें सामग्री हो सकती है। या पर अपाइकर द्रव, ऐसा द्रव जिसको पी नहीं सकते, जो जहरीला या हानिकारक होता है, उसको टॉक्सिसियस लिक्विड बोलते हैं इसको इंग्लिश में। अपाइकर द्रव हो सकता है, गैसें हो सकती है, या अन्य चीजें हो सकती है। जिन अन्य चीजों को अंतर्विष्ट रखने के लिए परिकल्पित या अनुकूलित अन्य वस्तुएं हो सकती है। देखो, केमिकल युद्ध होता है, इसको अभी यूएनओ ने बैन कर रखा है कि किसी भी देश के खिलाफ कोई भी देश केमिकल युद्ध का उपयोग नहीं करेगा। केमिकल में क्या है कि आप वातावरण में एक मिसाइल छोड़ो और वो वातावरण में एक केमिकल छोड़ देती है, वो केमिकल जो जो भी सूंघता है वो मर जाता है। गैसों में भी यही होता है कि जहरीली गैसें उस इलाके में छोड़ दी जाती है और वो व्यक्ति मर जाते हैं। 1984 का भोपाल गैस कांड आपको याद होगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक एक जहरीली गैस थी। रात को उस प्लांट में से वो गैस कहीं ना कहीं कोई पाइप में से फटकर लीक हो गई, तो जितने लोग सो रहे थे वो रात को सोते ही रह जाते। कभी आप घर के अंदर जो हीटर चला के सोते हो और गेट बंद करके हीटर चला के सो गए, तो आप सुबह उठोगे ही नहीं, आपको पता ही नहीं लगेगा कब दम घुट गया कब मर गया। मतलब आपको चांस भी नहीं मिलता कि आपको किसी प्रकार का दम घुटे और आप उठ के बाहर भाग जाओ। सोते सोते आपके शरीर के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड चली जाती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड के रिप्लेस के रूप में ऑक्सीजन की जगह सेट होकर आपको मृत्यु में लीन कर देती है। सोते सोते ही मृत्यु हो जाती है। तो कभी भी घरों के अंदर अंगीठी वगैरह चलाते हैं, उसमें भी जहरीली गैस होती है। तो अपाइकर कोई द्रव हो सकता है, जहरीला द्रव, जहरीले गैस हो सकती है, या अन्य चीजें हो सकती है, परिकल्पित या अनुकूलित वस्तुएं हो सकती है, चाहे वह अग्नायुद्ध के रूप में उपयोग में लेने के योग्य हो या नहीं। चाहे तो वो किसी प्रकार की अग्नि के द्वारा वो गैसें बनी हो, या फिर दो केमिकल अलग अलग कंटेनर में थे और जैसे वो मिसाइल वहां फूटी, वो कंटेनर के दोनों केमिकल मिलते हैं, कोई गैस रिलीज हुई हो। चाहे तो वो आप अग्नि के जो भी हथियार बनाते हो उसके रूप में उपयोग लेने के योग्य हो या नहीं हो, पर उसको गोला बारूद माना जाएगा। जैसे सोडियम है, सोडियम को खुले में नहीं रख सकते क्योंकि वो जल्दी से आग पकड़ लेता है। ठीक है, तो वो गोला बारूद मानते हैं। हमारी माचिस की तिल्ली पर फोस्फोरस लगा होता है, वो गोला बारूद होता है। उसके लिए आपको माचिस तिल्ली के लिए एक बकायदा लाइसेंस लेके कार्य करना पड़ता है, और उस प्लांट में जब कभी भी आग लग जाती है तो बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, क्योंकि वहां रेड फोस्फोरस रहता है बहुत मात्रा में, और माचिस की तिल्ली के आगे हल्की सी मात्रा में लगाते हैं। तो कोई भी विस्फोटक वस्तु है, स्पार्किंग वाली वस्तु है, या विखंडनीय वस्तु है, जो या कोई गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, जो क्या है टॉक्सिसियस है, जहरीला है, हानिकारक है, चाहे वह अग्नायुद्ध के रूप में उपयोग लेने के योग्य हो या ना हो। या अग्नायुद्ध में कुछ भरते हो आप, या भरने के लिए कुछ उपसाधन काम में लेते हो। आप गाँव में देखोगे तो जब कोई खेत होता है, खेतों में से जानवरों को भगाने के लिए एक ऐसी पाइप बना लेते हैं, पाइप के एक सिरे को पेक रखते हैं लोहे से, और उसके अंदर सल्फर भर देते हैं, या फिर एक और ऐसा ही आता है रेड फॉस्फेरस के जैसा एक पदार्थ आता है जो इजीली मार्केट में मिल जाता है। थोड़ा सा वो भर दो और साथ में आप पत्थर के टुकड़े वुकड़े भर दो, और उस पर ऊपर से इस जगह से एक माचिस की तीली जला के डाल दी जाती है, और वो अंदर जाके उस बारूद को फटता है, एक आवाज करता है, किसी को हानि नहीं पहुंचाता। तो उस आवाज के द्वारा पक्षी और जानवरों को भगाने में खेतों में काम लेते हैं। तो जो भी अग्नायुद्ध के लिए भरण करते हो आप, जैसे आप पटाखों का जो रोगन होता है उसको किसी भी जगह भर के उसमें बत्ती रख दो और बत्ती को जला दो, तो वो पटाखे के रूप में फटना शुरू कर देगा।
तो रोगन जो होता है वो भरण होता है किसी भी अग्नायुद्ध में। तो अग्नायुद्ध को भरने के लिए जो भी साधन काम में आते हैं वो सारी चीजें वैसे ही आएगी जैसे आप रोगन जो पटाखों के अंदर होता है वो काम में लेते हो। पलीते और घर्षण नलिकाएं। ठीक है, पलीते क्या होता है कि जब आप किसी पटाखा होता है, पटाखे में जो धागे नुमा बत्ती होती है, उस धागे नुमा बत्ती पे क्या लगा रखते हैं, रोगन लगा के रखते हैं। तो किसी भी घर्षण नलिकाएं जो मतलब जिसके अंदर कोई बारूद वगैरह भरा हो और उस पर हम पलीते लगा देते हैं, मतलब जो रोगन वाली बत्ती होती है, जितने प्रकार के आप पटाखे चलाते हो सब में एक बत्ती निकली रहती है, वो धागा होता है, धागे के ऊपर रोगन लगा देते हैं गीला करके। तो जैसे वो धागा को हम जलाते हैं तो वो रोगन जल्दी से पहुंच जाता है अपने जगह पर, और वो जिस भी नलिका में ये चीजें भरी होती है उस नलिका में को फटता है और फटाके के रूप में आवाज करता है। तो पलीते का मतलब वही रोगनदार वो होती है। घर्षण नलिकाएं ऐसी नलिकाएं जो घर्षण के द्वारा चिंगारी उत्पन्न करती है, चाहे वो उसके अंदर बारूद भरा हो या अन्य प्रकार की चीजें भरी हो। गोला बारूद बनाने का कोई अन्य संगतक भी हो सकता है, जो भी गोला बारूद में, जैसे मैं फोस्फोरस की बात कर रहा हूँ, सोडियम की बात कर रहा हूँ, या नाइट्रोजन नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट होता है, ये भी गोला बारूद में काम आता है। तो ऐसे विनिर्माण के लिए जितनी भी मशीनरी हो सकती है या उसके संगतक, संगतक का मतलब जो पदार्थ है, जैसे फॉस्फोरस इसके अंदर आ जाएगा, कोई सोडियम आ सकता है, हाइड्रोजन आ सकता है और यूरेनियम आ सकता है। ये सारे विस्फोटक पदार्थ होते हैं, गोला बारूद बनाने में काम में आते हैं। और इनके विनिर्माण के लिए जितनी भी मशीनरी काम आती है वो मशीनरी भी किस शब्द के अंतर्गत आएगी, गोला बारूद के अंतर्गत। और गोला बारूद के ऐसे संगठक भी हो सकते हैं जो अभी तक तो केंद्र सरकार ने उसको राजपत्र में नहीं बताया कि ये गोला बारूद है, पर आगे केंद्र सरकार को पावर दिया है कि वो शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उनको निर्दिष्ट कर सकती है कि ये भी अग्नायुद्ध या गोला बारूद के अंदर आएंगे। तो गोला बारूद में क्या क्या चीजें आएंगी, 7 पॉइंट है, सातों पॉइंट को आप अच्छी तरह से याद कर लेना। परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने एक एक चीजें आपको समझा दी कि एक एक शब्द का अर्थ क्या होता है, क्या क्या चीज गोला बारूद के अंदर आएगी। परिभाषा याद करना आपका काम है, आप याद कीजिए। ठीक है, इन दिस एक्ट अनलेस द कंटेंट अदरवाइज रिक्वायर्ड, जब तक कंटेक्स्ट से कुछ अदरवाइज नहीं कहा गया तब तक यही अर्थ लगाना जो इस अधिनियम में दे रखा है। एक्विजिशन का क्या अर्थ होगा, विद इट्स ग्रामेटिकल वेरिएशन एंड कॉन्ग्रेट एक्सप्रेशन, इसके ग्रामेटिकल अर्थ को छोड़ के साथ आपको इसका अर्थ लगाना, कोई चीज हायर करना, ठीक है, कोई चीज बोरोइंग करना, उधार करना, हायर करना भाड़े पे लेना, बोरोइंग करना मतलब आपने उधार दिया, असेटिंग एज ए गिफ्ट, असेप्टिंग एज ए गिफ्ट हो गया कि किसी चीज को आपने दान के रूप में प्रतिग्रहित कर लिया है। एम्यूनिशन मीन्स एम्यूनिशन फॉर एनी फायर आर्म्स और इंक्लूड रॉकेट्स, बम, ग्रेनेड, ठीक है, ये अमेंडमेंट से जोड़ा था। अदर मिसाइल्स, ग्रेनेड, मिसाइल का मतलब जो फेंक के चलाई जाती है, अस्त्र शब्द है हिंदी में या इंग्लिश में मिसाइल शब्द इसके लिए यूज, तो जो भी चीजें फेंक कर चलाई जाती है उनके लिए यहाँ मिसाइल शब्द यूज किया है। तो रॉकेट, बम, ग्रेनेड, कोई सेल्स हो सकती है, एंड अदर मिसाइल। आर्टिकल डिजाइन फॉर टॉर्पीडो, टॉर्पीडो में जो भी अंदर बढ़ने के लिए डिजाइन किया जाता है, टॉर्पीडो सर्विस एंड सबमरीन सर्विस। सबमरीन का मतलब वही हो जाता है आपकी पानी के अंदर जो चलती है, जितनी भी डूब के चलने वाले सबमरीन्स होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, पनडुब्बियां बोलते हैं। तो ये सबमरीन का मतलब आपकी पनडुब्बी हो जाती है। अदर आर्टिकल कंटेनिंग और डिजाइनिंग और एडेप्टिंग टू कंटेन एक्सप्लोजिव रूप से, फल्मिनेटिंग के रूप में, या फिसिनेबल मटेरियल से हो, या नोक्सोसियस लिक्विड हो, गैस हो, या अदर सच थिंग्स हो, वेयर केपेबल टू यूज फायर आर्म्स और नहीं, चाहे वो फायर आर्म्स के रूप में उपयोग हो रहे हो या नहीं हो रहे हो, पर वो किस शब्द के अंतर्गत आएंगे, एम्यूनिशन के अंतर्गत ही आएंगे। अगर वो किस प्रकार के एक्सप्लोजिव नेचर के, फल्मिनेटिंग नेचर के, या फिसिनेबल मटेरियल है, या नोक्सोसियस लिक्विड है, गैस है, या अदर थिंग्स है, इसी प्रकार की। चार्ज फॉर फायर आर्म्स एंड एसेसरीज फॉर सच चार्जेस, फ्यूजेज और फ्रिक्शन ट्यूब्स आ जाएगी इसके अंदर। पार्ट ऑफ एंड द मशीनरी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एम्यूनिशन, तो जो जो मशीनरी है, जो जो पार्ट इसके अंदर आते हैं वो इस एम्यूनिशन शब्द के अंतर्गत आ जाएंगे, चाहे उसका कोई
पार्ट हो या मशीनरी हो। सच ingredients of ammunition as a central government may be by notify in the official gazette specify in the behalf। तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट गजट नोटिफिकेशन के द्वारा स्पेसिफिक रूप से बताए इस बिहाफ में कि इसको एम्यूनिशन माना जाएगा, वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। गोला बारूद हमने पढ़ लिया। अब आयुध को देखते हैं। दो चीजों को ये कवर कर रहा था। आयुध का मतलब आर्म्स। आर्म्स का क्या अर्थ होगा? तो या तो आप आक्रमण के लिए, किसी पर हमला करने के लिए, या आप खुद को बचाने के लिए जो शस्त्र काम में लेते हो। शस्त्र हाथ से चलाए जाते हैं। शस्त्र के रूप में काम लेने के लिए जो भी आप परिकल्पना करते हो वो वस्तु या अनुकल्पित कोई भी वस्तु, किसी भी वर्णन की वस्तु अभिप्रेत है। तो जो भी आक्रमण और प्रतिरक्षा के लिए आपने शस्त्र अपने हाथ में रखा है वो सब आयुध माने जाएंगे। ठीक है, कि मैंने क्या किया, सामान्य रूप से घर का चाकू में सब्जी काटने में काम में लेता था, पर एक दिन मैंने देखा कि पड़ोस से कोई व्यक्ति कूदकर मेरे पे हमला करने आया और मैंने उसी चाकू से उसके पेट में वो चाकू डालकर उसको घायल कर दिया। तो यहां पर मैंने प्रतिरक्षा के लिए घर के सब्जी के चाकू को उपयोग में लिया आयुध के रूप में। यहां वो आर्म्स की परिभाषा में आएगा। तो आक्रमण और प्रतिरक्षा के लिए शस्त्र के रूप में जो भी काम में लाते हो वो वस्तु आएगी। कोई अग्नायुध भी इसके अंदर आएगा, और अग्नायुध आ सकता है, तीक्ष्ण धार वाली चीजें आ सकती है, तलवार वलवार नुकीली चीजें जो भी है, कीले वगैरह जो लंबी चौड़ी नुकीली चीजें, तलवारें हैं, सारी चीजें इसके अंदर। और अन्य घातक वस्त्र भी आ सकते हैं, सॉरी अन्य घातक शस्त्र भी इसके अंतर्गत आ सकते हैं। हथियार आयुध आ सकते हैं, उनके कोई भाग आ सकते हैं, उनके निर्माण के लिए जो भी मशीन यूज में आती है वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो आयुध में अग्नायुध भी आ गए, ठीक है, तीक्ष्ण धार वाले हथियार आ गए, अन्य घातक शस्त्र भी आ सकते हैं या हथियार आ सकते हैं, उनके कोई भाग भी आ सकता है, या फिर उनके निर्माण के लिए जो मशीनरी उपयोग में लेते हैं वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। ये परिभाषा तो होगी आते क्या क्या है, पर ये यहाँ पे कुछ चीजों को छोड़ेगा कि जो घरेलू चीजें काम में आती है कृषि उपकरण के रूप में काम में आते हैं। एक दंताली बोलते हैं, ऐसा उपकरण काम में आता है जो फसलों को काटने में आता है। हथियार होता है, तीक्ष्ण धार होती है, उससे मर्डर भी किया जा सकता है, और उससे हम घर पे क्या करते हैं, खेतों में काम में लेते हैं। घर पे सब्जियां काटने में काम में ले लो, खेतों पे फसल काटने में काम में लेते हैं। तो जो घरेलू उपकरण है या कृषि उपयोजनों के लिए परिकल्पित वस्तुएं हैं, घर पे लाठी काम लेते हैं, गाय भैंसों को हाँकने के लिए, जानवरों को भगाने के लिए, कोई मामूली छड़ है वो काम में लेते हैं, तो ये इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। और क्या नहीं आएंगे? वे शस्त्र जो खिलौनों से भिन्न रूप में उपयोग किए जाने के लिए अनुपयुक्त हो, या काम के शस्त्रों में जिनको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो वे शस्त्र जो या तो खिलौनों से भिन्न रूप में काम में नहीं आ सकते, खिलौनों के रूप में तो काम में आ सकते हैं पर उससे भिन्न रूप में काम में नहीं आ सकते, तो उनको हथियार नहीं मानना। या फिर उन शस्त्रों को हथियार के रूप में काम लेने वाले शस्त्रों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, तो उनको भी हथियार की कैटेगरी में नहीं रखना। ये जो नेचर चल रहा है यहां से यहां तक जो चीजें चल रही है, ये तो हथियार की परिभाषा में, और ये चीजें हथियार की परिभाषा में नहीं आएंगी। तो घरेलू और कृषि उपयोग में जो भी चीजें काम में आती है, चाहे वो लाठी, मामूली छड़ हो, दंताली हो, और कोई चीज हो, वो हथियार नहीं, आयुध नहीं माने जाएंगे, आर्म्स। शस्त्र जो खिलौनों से भिन्न रूप में काम में आने के लिए अनुपयुक्त हो वो भी नहीं होगा, या जिनको शस्त्रों के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, वो यूजफुल नहीं रहे उस रूप में, अनुपयुक्त हो गए, तो वो इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। जैसे एक तलवार है, उस तलवार की धार खत्म हो चुकी है, वो इतना मोटी हो चुकी है, मोटी हो चुकी है, जंग लग चुकी है, खत चुकी है, तो उसको हथियार के रूप में नहीं काउंट किया जाएगा। पर ये उन्हीं पर लागू हो रहा है जो घरेलू और कृषि उपकरण के रूप में या बच्चों के खिलौने के रूप में आ रहे हैं, उन्हीं के लिए ये बात कर रहा है। आर्म्स मीन आर्टिकल ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन डेजिग्नेटेड एंड अडेप्टेड एज ए वीच। या तो वो डिजाइन किए गए हैं हथियार के रूप में या अडेप्ट किए गए हैं फॉर अफेंस एंड डिफेंस, ठीक है, या तो उसको आक्रमण के लिए या डिफेंस के लिए यूज किया, इंक्लूडिंग फायर आर्म्स, उसमें फायर आर्म्स शामिल है। इसमें क्या हो सकता है? शार्प चीज आ सकती है, डेडली वीपन आ सकता है, पार्ट ऑफ द कोई पार्ट आ सकता है आर्म्स का, या उसकी मशीनरी आ सकती है जो मैन्युफैक्चरिंग में यूज आई है आर्म्स के लिए, बट डज नॉट इंक्लूड। यहां से शुरू हो जाता है क्या क्या इसमें इंक्लूड नहीं होगा।
आर्टिकल डिजाइन सोलेली फॉर डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चर यूज, जो डोमेस्टिक यूज के लिए या एग्रीकल्चर यूज के लिए हुए, जैसे लाठी या ऑर्डिनरी वॉकिंग स्टिक्स होती है, वो इसमें काम में नहीं आएंगी। वीपन्स इनकेपेबल, ऐसे हथियार जो अब समर्थ नहीं है, अनकेपेबल इनकेपेबल हो चुके यूज के लिए, अदरवाइज देने टॉय, ठीक है, खिलौनों के रूप में से अन्य रूप में वो उपयोग में होने के लिए अब इन केपेबल हो चुके हैं और वो कन्वर्ट नहीं किए जा सकते सर्विसेबल वेपन्स में, तो वो इसके अंतर्गत इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। डी परिभाषा की बात करते हैं। डी परिभाषा में जिला मजिस्ट्रेट की बात कर रहा है, तो जिला मजिस्ट्रेट जहां जहां आएगा शब्द, उसका क्या अर्थ लेना है इसके बारे में देखते हैं। तो जिला मजिस्ट्रेट का क्या अर्थ है कि जहां पुलिस आयुक्त नियुक्त किया है, अगर कोई ऐसा एरिया है जहां पुलिस आयुक्त नाम की एक पोस्ट होती है पुलिस कमिश्नर की, तो पुलिस कमिश्नर को जिला मजिस्ट्रेट माना जाएगा। तो इस अधिनियम में जहां जहां जिला मजिस्ट्रेट शब्द आएगा, तो उस क्षेत्र में अगर वहां पर पुलिस कमिश्नर होता है तो पुलिस कमिश्नर को ही जिला मजिस्ट्रेट माना जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट कौन होता है? जिला कलेक्टर को ही जिला मजिस्ट्रेट मानते हैं हमारे यहाँ। पर राजस्थान में क्या होता है, हर डिवीजन लेवल पर पुलिस कमिश्नर होता है, तो पुलिस कमिश्नर को ही जिला मजिस्ट्रेट मानना है, ना कि कलेक्टर को आप जिला मजिस्ट्रेट मानो। तो जिस एरिया में पुलिस कमिश्नर है वहां पर जिला मजिस्ट्रेट कौन होगा? पुलिस कमिश्नर होगा। और ऐसे क्षेत्र में जहां पर अधिक पुलिस कमिश्नर की अधिकारिता का प्रयोग पुलिस का डिप्टी कमिश्नर कर रहा है, ठीक है, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस कर रहा है अगर वहां पर पावर का यूज, तो उस क्षेत्र के लिए डेप्यूटी कमिश्नर भी क्या हो जाएगा? जिला मजिस्ट्रेट हो जाएगा। सीधा समझ लो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में क्या होगा कि अगर किसी एरिया में कमिश्नर है तो कमिश्नर है, कमिश्नर नहीं है और वहां पर डिप्यूटी कमिश्नर नामक पोस्ट है, तो डिप्यूटी कमिश्नर को जिला मजिस्ट्रेट माना जाएगा। तो जिला मजिस्ट्रेट से जिला मजिस्ट्रेट तो बचा ही नहीं, कलेक्टर को तो मानते ही नहीं। यहाँ जिला मजिस्ट्रेट शब्द का सीधा सा अर्थ है कि जिस क्षेत्र में कमिश्नर है वहां कमिश्नर, और जिस क्षेत्र में कमिश्नर नहीं है वहां डिप्यूटी कमिश्नर को जिला मजिस्ट्रेट माना जाएगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन द रिलेशन ऑफ एनी एरिया विच ए कमिश्नर ऑफ पुलिस हैज बीन अपॉइंटेड, जहां पुलिस कमिश्नर अपॉइंट किया है तो वहां कमिश्नर ऑफ पुलिस देयर ऑफ एंड इंक्लूड एनी सच डिप्टी कमिश्नर, कि वहां पुलिस कमिश्नर और उसमें पुलिस कमिश्नर के अंतर्गत अगर वहां डिप्टी पुलिस कमिश्नर है वो भी एक्सरसाइज करेगा इस जिला मजिस्ट्रेट की ज्यूरिडिक्शन का यूज। इस अधिनियम में जहां जहां जिला मजिस्ट्रेट को जो जो पावर दी गई है उस अधिकारिता का उपयोग किसके द्वारा किया जाएगा? कमिश्नर के द्वारा और डेप्यूटी कमिश्नर के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। हमारे यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, ऑब्जेक्टिव में ये मानना जिला कमिश्नर के अंतर्गत पुलिस आयुक्त आएगा और डिप्टी पुलिस आयुक्त आएगा। उप पुलिस अधीक्षक पुलिस उपायुक्त आ सकता है, ये पुलिस आयुक्त आ सकता है। इंग्लिश में देखो तो कमिश्नर ऑफ पुलिस, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस आएगा। फायर आर्म्स को यहां परिभाषित किया गया है, ठीक है, कि जहां अग्नायुध शब्द आ रहा था मैंने बता दिया था, अग्नायुध का सीधा सा अर्थ है अग्नि प्लस आयुध, कि ऐसे आयुध ऐसे आर्म्स जो अग्नि के द्वारा संचालित होते हैं वो अग्नायुध। तो या तो विस्फोटक के रूप में अग्नायुध से किसी विस्फोटक या अन्य प्रकार की एनर्जी, उसके अंदर ऊर्जा बनेगी, चाहे तो वो विस्फोट से बने या अन्य प्रकार की ऊर्जा की क्रिया से किसी प्रकार का प्रक्षेप्य। प्रक्षेप्य का मतलब होता है छोड़ा गया। जैसे हम इस प्रक्षेप्य या प्रक्षेप शब्द का अर्थ पढ़ोगे आप, जब कोई मिसाइल होती है, इस प्रकार की आप मिसाइल देखते हो, जैसे चंद्रयान छोड़ा गया था, तो ये था कि 24 अगस्त को चंद्रयान को प्रक्षेप्य किया जाएगा अंतरिक्ष की ओर। तो या तो ऊर्जा होती है इनमें, इस मिसाइल के अंदर क्या होता है, इस जगह पे आपका ईंधन भर दिया जाता है, फ्यूल। जैसे ही ये फ्यूल आपस में कार्य करता है तो कार्य करने से ऊर्जा बनती है, ऊर्जा से निकलती है एनर्जी, एनर्जी पीछे की तरफ से निकलती है और यह ऊपर जाना शुरू कर देता है। तो किसी भी प्रकार की एनर्जी की क्रिया द्वारा प्रक्षेप्य होता है, या प्रक्षेपों को चलाने के लिए परिकल्पित या अनुकल्पित किसी प्रकार का शस्त्र इसके अंतर्गत आता है। तो जो कुछ भी किसी
फ्यूल के द्वारा एनर्जी क्रिएट होती है, इन एनर्जी की रिएक्शन के द्वारा जो चीज चलती है वो सारी अग्नायुद्ध में आएगी। तो विस्फोटक या अन्य प्रकार की एनर्जी के द्वारा आपस में क्रिया के द्वारा जो भी चीज चलती है, जैसे आप गन की बात करें, इस प्रकार की गन होती है, ये यहाँ पे मैंने गन का स्ट्रक्चर बना दिया यहाँ इसे चलाने की। या जो गोली होती है, गोली के अंदर क्या होता है, बारूद होता है। उस बारूद पर जैसे ही पीछे से कोई पॉइंट फायर करता है तो वो बारूद एक दूसरे से टकराकर ऊर्जा उत्पन्न करता है, और इस नली के, सकली नली के अंदर ऊर्जा धुएं के रूप में, गर्मी के रूप में निकलती है। उस गर्मी से ये बारूद निकलकर प्रेशर के साथ फिकता है और सामने वाले व्यक्ति के शरीर पर जाकर टकराता है। जितनी पतली नली होगी उतनी उसकी मारक क्षमता तेज होती है, ज्यादा दूर तक गोली जाती है गन के अंदर। जितनी मोटी नली होती है मारक क्षमता कम होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर यही कहना चाह रहा है कि या तो विस्फोटक के द्वारा या अन्य प्रकार की ऊर्जा के द्वारा प्रक्षेप पे हो रहा, प्रक्षेप पे इस जगह से ये क्या चल रहा है, ऊर्जा के द्वारा आगे बढ़ता जा रहा है, इसको कहते हैं प्रक्षेपण। कि जो भी चीज ऊर्जा के द्वारा आगे बढ़ती है उस ऊर्जा के द्वारा क्रिया प्रतिक्रिया होती है। आप बल का नियम पढ़ोगे, बल का तीसरा नियम है, थर्ड लॉ ऑफ फोर्स है, कि जब आप किसी चीज पर क्रिया करते हो तो उसके अपोजिट प्रतिक्रिया होती है। तो जब आप उस लोहे की नाल पर एनर्जी डालते हैं तो वो लोहे की नाल भी आपके ऊपर दुगनी एनर्जी डालती है, और उस एनर्जी के द्वारा वो बारूद निकलकर सामने वाले व्यक्ति से टकराता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। यही गोली चलने का कंसेप्ट होता है। तो विस्फोटक अन्य प्रकार की ऊर्जा से किसी प्रकार का प्रक्षेप या प्रक्षेपों को चलाने के लिए परिकल्पित या अनुकल्पित किसी प्रकार के शस्त्र अभिप्रेत है। इसके अंदर तोप भी आ सकती है, हथगोला भी आ सकता है, राइट पिस्टल। राइट मतलब होता है दंगा। दंगे में जो पिस्टलें यूज की जाती है, इसमें पेलेट, अभी इंडिया में पेलेट गन यूज करते हैं, रबड़ की गन होती है, पर वो जहां जहां भी लगती है वहां पर आंखों पे लग गई तो आंखों की रोशनी खो देती है। उनसे व्यक्ति मरता तो नहीं, पर इतना घायल हो जाता है कि वो व्यक्ति वापस कभी ऐसे दंगे करने की। तो अभी कश्मीर में पेलेट गन यूज कर रहे थे। अभी किसान जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांग रहे थे, न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग रहे थे कि हमारी फसल को कम से कम 2,000 रुपए मिले, ताकि हम कर्जे में ना डूबे। कि साल भर फसल की रेट चलती है 3,000 रुपए, और जैसे ही हम मंडी में लेके आते हैं, ये व्यापारी है, जो व्यापारी वर्ग है, वो क्या करते हैं, डायरेक्ट रेट को 1500 में खरीद लेते हैं। तो हमें एक रेट फिक्स कर दो कि 2,000 तो मिनिमम हमारी प्राइस मिले फसल की, ताकि हम बर्बाद ना हो। तो जो एमएसपी की डिमांड कर रहे हैं किसान, इनके ऊपर पेलेट गनों का फायर किया गया, ताकि ये लोग दिल्ली ना जा सके और दिल्ली जाके अपनी डिमांड ना करें। तो तोप, हथगोले, राइट पिस्टल, दंगाकारियों को रोकने के लिए जो पेलेट गन होती है वो राइट पिस्टल, या कोई नोक्सोसिया द्रव हो गया, इसके अंदर लिक्विड गैस आ गया या अन्य प्रकार का द्रव जो छोड़ा जाता है, ताकि जैसे आंसू गैस, ये जो अपाइगर गैस है, ये कौन सी होती है, अश्रु गैस। अश्रु गैस जैसे ही छोड़ते हैं हमारी आंखों से में जलन होने लगती है, और उससे हम उस जगह को छोड़ जाते हैं। तो आंसू गैस अपाइकर गैस के अंदर आएगी। कोई लिक्विड भी हो सकता है, अन्य चीज हो सकती है। उस प्रकार के जितने भी हथियार हैं जो छोड़े जाते हैं, आंसू गैस का गोला फेंका जाता है, तो इसी प्रकार के कोई भी अस्त्र हैं वो अग्नायुध होते हैं। अब वो गोला जब तक आपके हाथ में रहता है, जब तक तो उसमें से कोई धुआं नहीं निकलता, पर जैसे आप इसको फेंकते हो, जिस जगह पे जाकर गिरता है, गिरते ही उसके अंदर के जो भी संगतक पदार्थ होते हैं वो एक दूसरे से क्रिया करके धुआं निकालते हैं तेजी से, और वो धुआं आसपास फैल जाता है, आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। या अग्नायुध को के चलाने से जो आवाज हुई या चमक हुई, उसको कम करने के लिए जितने भी साधन यूज में आते हैं, ये गन होती है। तो गन पर एक चीज लगाई जाती है आगे, ये जैसे आपके गन होती है, इस गन के आगे एक इतना सा साइलेंसर लगाया जाता है कि कई बार हमें साइलेंटली मर्डर करना है, मुझे किसी व्यक्ति को मारना है और बगल वाले में कमरे में कोई बैठा उसको पता नहीं लगे, तो साइलेंसर आगे लगा लेता है, जिससे बंदूक की आवाज नहीं आती। आवाज नहीं आती तो पता ही नहीं लगता कि कोई व्यक्ति आपके साइड में किसी को गोली मार के चला गया। जैसे स्टेज पे कोई नेता है, भ्रष्टाचारी नेता, वो खड़ा होकर भाषण दे रहा, मैं डिसीजन करके आया हूं कि इसने कहीं बच्चों के पेपर लीक किए हैं, घोटाले किए हैं, इसको आज सजा देनी है, तो मैं वो साइलेंसर लगा के भीड़ के बीच में से कहीं से गोली मार के चला गया। पता नहीं लगेगा, आवाज नहीं आएगा कि किसने गोली चलाई, कहां से गोली चली। बाद में छानबीन करते रहो, आदमी निकल जाता है। तो या तो आवाज को कम करने के लिए या उसकी चमक होती है, उसको कम करने के लिए जो भी चीजें काम में आती है वो साधन अग्नायुद्ध में आएंगे। ये अग्नायुद्ध सिर्फ इतना नहीं कि जो हथियार हम देखते हैं, यहाँ पर भारत सरकार जितनी भी मिसाइलों के जितने भी उपकरण, राडार से लेकर सारी चीजों का उपयोग करती है, वो सब इसके अंदर आते हैं।
जैसे हमें मिसाइल छोड़नी है किसी दूसरे देश पर मिसाइल तो पीछे से धुआं निकालेगी, आग निकालती हुई चलेगी। आग निकालेगी तो पाकिस्तान इतना पागल तो है नहीं, उसको पता लग जाएगी एक मिसाइल आ रही है हमारी तरफ तेजी से, तो रास्ते में हमारी मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर देगा और भारत के ऊपर से वो मिसाइल जारी होगी। जैसे हमने दिल्ली से छोड़ी और वो मान लो कि पंजाब या कश्मीर तक ही पहुंची थी, पाकिस्तान में नहीं घुसी, उससे पहले डिस्ट्रॉय कर दी, तो हमारे देश में गिरेगी, हमें ही नुकसान करेगी। तो क्या करते हैं, उसकी चमक को कम करने के लिए पीछे फिल्टर लगा देते हैं, ताकि ना तो धुआं निकले और ना ही किसी प्रकार की अन्य प्रकार की चमक निकले, ताकि वो दूसरे देश के राडार के अंतर्गत ना आए। सोनार राडार दो उपकरण होते हैं एक दूसरे की चीजों को ट्रैक करने के लिए, तो उसके अंतर्गत नहीं आए। या अग्नायुद्ध के कोई भाग हो सकते हैं, उनको निर्माण करने वाली मशीनरी हो सकती है, या तोपों को चढ़ाने के लिए जो भी वाहन होते हैं जिनके ऊपर तोपें रखी होती है वो वाहन, उनका ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए काम में आने वाली गाड़ियां, मंच, साधित्र सब इसके अंतर्गत आएंगे। कि बंदूक को चलाने के लिए जो स्टैंड होता है ना वो भी उसके अंतर्गत आएगा, क्योंकि वो स्टैंड कोई काम का नहीं है बिना बंदूक के। तो जो चीजें इन हथियारों को सपोर्ट करने के लिए काम में आती है, यूज आती है, वो सब फायर आर्म्स के अंतर्गत आएगी। फायर आर्म्स मीन्स arm of any description designated and adapted to discharge or projectile of any kind of action for any explosive and other arm of energy। टोटल एनर्जी की फॉर्म में होना चाहिए, या एक्सप्लोजिव होते हैं जो विस्फोटक पदार्थ होते हैं उनकी फॉर्म में होना चाहिए अग्नायुध, और शस्त्र प्रकृति का वो होता है। इसके अंतर्गत आर्टिलरी आएगी, हैंड ग्रेनेड आएगा, ठीक है, या राइट पिस्टल आएगी, या वीपन्स आ सकती है, एनी काइंड ऑफ डेजिग्नेटेड एडेप्टर फॉर द डिस्चार्ज ऑफ एनी नॉक्सोसियस लिक्विड आ जाएगा, गैस आ जाएगा, और ऐसी सब थिंग्स आ जाएगी। एसेसरी आ सकती है फायर आर्म्स में जो भी यूज होती है, डिजाइन होती है या एडेप्टर होती है उसके लिए। नॉइज और फ्लैश को कंट्रोल करने के लिए जो चीजें आती है वो भी इसके अंतर्गत आ जाएगी। पार्ट ऑफ एंड मशीनरी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फायर आर्म्स, जो भी फायर आर्म्स बनाने के लिए उसके पार्ट हो सकते हैं, या जो भी मशीनरी फायर आर्म्स बनाने में काम आती है वो भी फायर आर्म्स शब्द के अंतर्गत आएगी। उनको कैरी करने के लिए, उनको चलाने के लिए जो प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, या जो भी अप्लायंस आती है उनके ट्रांसपोर्टिंग के लिए, माउंटिंग के लिए, या सर्विस के लिए आर्टिलरी के संबंध में, वो सारी भी फायर आर्म्स शब्द के अंतर्गत आएगी। लाइसेंस का क्या मतलब होता है? अनुज्ञप्ति या लाइसेंस का मतलब है कि ये जो एक्ट है, इस एक्ट के अंतर्गत रूल भी बने हैं, सर्विस रूल, ठीक है, आयुध नियम भी बने हुए इसी अधिनियम के अंतर्गत। तो इस एक्ट के अंतर्गत और इसके रूल के अंतर्गत जो लाइसेंस जारी किया जाता है वो लाइसेंस, उसी को लाइसेंस माना जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी लाइसेंस जारी किया जा सकता है, कि आपको डिजिटल लाइसेंस जारी कर दिया तो उसको भी लाइसेंस मानेंगे। तो एक डायरी सी होती है, मेरे पास पिताजी के पास 12 बोर गन का एक लाइसेंस है, तो एक डायरी सी होती है, वो लाइसेंस होता है। उस लाइसेंस में पूरा डाटा रहता है कि इतना हर साल हम गोलियां लेते हैं, इतनी गोलियों को लेते हैं, इनको काम में क्या लेते हैं, हमें सारी चीजें जानकारी देनी होती है। तो चाहे तो वो आपका लाइसेंस के रूप में जो जारी होता है उस रूप में हो सकता है, या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी मेरे को कोई डिजिटल लाइसेंस जारी किया जा सकता है। लाइसेंस अथॉरिटी कौन होती है? जो भी रूल के अकॉर्डिंग लाइसेंस को ग्रांट करने वाली है, या उसको रिन्यू करने वाला जो भी ऑफिसर हो सकता है या अथॉरिटी हो सकती है, उसको क्या माना जाएगा? लाइसेंस अथॉरिटी माना जाएगा। और ये शब्द बिल्कुल शामिल रखना है कि सरकार इसमें शामिल है, और इसको इंपोर्टेंट लगा लो कि ऑब्जेक्टिव में आपके आएगा कि अनुज्ञापन अधिकारी से क्या अभिप्राय है। तो जो भी लाइसेंस को ग्रांट करने वाला या रिन्यू करने वाला ऑफिसर है वो अनुज्ञापन अधिकारी है, और इसमें सरकार भी है। तो आपको या सरकार लिख के दे सकता है, और सरकार लिख के दे सकता है, तो और सरकार भी इसके अंतर्गत शामिल है। तो जो भी लाइसेंस को ग्रांट करता है या लाइसेंस को रिन्यू करता है वो ऑफिसर आएगा अकॉर्डिंग टू रूल। जिसको जैसे एडीएम और डीएम को लाइसेंस देने का, लाइसेंस को रिन्यू करने का पावर दे रखा है राजस्थान के अंतर्गत, तो वो सब लाइसेंसिंग अथॉरिटी मानी जाएगी। तो लाइसेंस अथॉरिटी मीन एन ऑफिसर और अथॉरिटी एम्पावर्ड टू ग्रांट और रिन्यू लाइसेंस अंडर रूल मेड दिस एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत जो भी रूल बनाए गए उसमें जो भी एम्पावर कर रखा है, चाहे तो लाइसेंस ग्रांट करने के लिए या रिन्यू करने के लिए, उसको लाइसेंस अथॉरिटी मानी जाएगा। और इसके अंतर्गत क्या इंक्लूड है? गवर्नमेंट भी। मजिस्ट्रेट शब्द जहां जहां इस अधिनियम में आएगा
तो उसका सीधा सा मतलब है सीआरपीसी में जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट बता रखे हैं वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट इसके अंतर्गत आएंगे। कहां से कहां तक? 19 से लेकर 22 तक बता रखे कार्यपालक मजिस्ट्रेट, वो इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट में क्या क्या आता है? डीएम आता है, एडीएम आता है, एफडीएम आता है और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आता है। तो मजिस्ट्रेट का मतलब सीआरपीसी के अंदर जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो विहित हर अधिनियम में मिलती है कि इस एक्ट के अंतर्गत जो रूल बनाए जाएंगे उसके अंदर जो प्रेस्क्राइब कर रखा है वो ही विहित माना जाएगा। कि जहां जहां की विहित शब्द आएगा उसका मतलब है कि जो एक्ट बनेगा, एक्ट के जो इस एक्ट के जो रूल है उसके अंतर्गत जो विहित है वो ही उसका अर्थ लेंगे। प्रतिसिद्ध गोला बारूद। प्रतिसिद्ध गोला बारूद का क्या अर्थ है? कि कोई भी, प्रतिसिद्ध का मतलब होता है प्रोहिबिटेड, कि जिसको बैन कर रखा हो। कुछ चीज गोला बारूद बैन कर रखी है, जैसे हम एक दूसरे देश पे हमला करते हैं तो केमिकल का यूज नहीं कर सकते। जो केमिकल नोक्सोसियस प्रकृति का है, जहरीला है, नुकसान पहुंचाता है। गैस का यूज नहीं कर सकते, कोई अन्य चीजें यूज नहीं कर सकते जिनको भी प्रतिसिद्ध करेगी गवर्नमेंट। ठीक है। तो यूएनओ ने कुछ चीजें कर रखी है कि पूरे देश एक दूसरे के खिलाफ किसी भी प्रकार की जो एसिड होते हैं उनके अटैक नहीं करेंगे, एसिड का या कोई भी जहरीली वस्तु है उनका यूज नहीं करेंगे। तो कोई भी अपायकर द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है, अन्य चीज हो सकती है, उनको अंतर्विष्ट करने के लिए परिकल्पित या अनुकल्पित कोई भी गोला बारूद हो सकता है। कि ऐसा कोई मिसाइल हो सकती है जिसमें अपायकर गैस हो सकता है, द्रव हो सकता है, या ऐसी कोई अन्य प्रकृति की चीज हो सकती है। इनको तो प्रतिसिद्ध कर ही रखा है यूएनओ के द्वारा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, पूरे दुनिया के देशों का जो संघ है उसने बैन कर रखा है। ये तो अभिप्रेत है ही प्रतिसिद्ध गोला बारूद से। साथ में कोई रॉकेट हो सकता है, कोई बम, ग्रेनेड, गोला, या कोई अस्त्र हो सकता है, तारपीडो हो सकता है। इनको काम में लाने के लिए या अंत सुरंगी बिछाने के लिए जो भी चीजें काम में आती है वो भी इसके अंतर्गत आ सकेगी, यदि जिन्हें किनको केंद्र सरकार ने ऑफिशियल गजेट नोटिफिकेशन के द्वारा प्रतिसिद्ध गोला बारूद के रूप में बता दिया। कि केंद्र सरकार ने एक लिस्ट निकाल दी कि जो हम हैंड ग्रेनेड फेंक रहे हैं आज से ये प्रतिसिद्ध किया जाता है, तो ये प्रतिसिद्ध में आ जाएगा। पर कब? जब केंद्र सरकार ऑफिशियल गजेट नोटिफाई करेगी। तो एक लिस्ट तो क्या है कि अपायकर द्रव, गैस, अन्य चीजों को अंतर्विष्ट करने वाली परिकल्पित और अनुकल्पित गोला बारूद इसके अंतर्गत आएगा। दूसरी चीज, कोई रॉकेट, बम, ग्रेनेड या अस्त्र, तारपीडो, गोला है, या समुद्री सुरंग बिछाने का कोई वस्तु है, अगर उसको केंद्र सरकार ने ऑफिशियल गजेट नोटिफिकेशन के द्वारा प्रतिसिद्ध कर दिया तो उसको भी प्रतिसिद्ध गोला बारूद माना जाएगा। ठीक है। प्रतिसिद्ध आयुध क्या होंगे, प्रोहिबिट आर्म्स क्या होंगे, उनके बारे में तो वो जो अग्नायुध जो इस प्रकार परिकल्पित या अनुकल्पित हो कि यदि घोड़े पर दबाव डाला जाए। कि जो गन के अंदर घोड़ा होता है, संजय दत्त अक्सर पिक्चरों में वो डायलॉग देता रहता था घोड़े का कि इस जगह पे जो चलाने का होता है इसको घोड़ा दबाना। ये कुछ जैसे ही हम उस पर हाथ धर के उसको चलाते हैं तो एक गोली चल जाती है, और जैसे ही छोड़ते हैं उसके बाद दोबारा दूसरी गोली लोड होती है, फिर चलाते हैं दूसरी गोली चल जाती है। पर यह बात कर रहा है कि ऐसे अग्नायुध फायर आर्म्स जो क्या है, परिकल्पना की गई है या अनुकूलित है, या तो उसको परिकल्पित इस प्रकार से किया गया है या उसको इस प्रकार का अनुकूलित बनाया गया है कि अगर एक बार घोड़े पर आपने हाथ रख दिया, घोड़ा मतलब ट्रिगर, तो अगर आपने एक बार ट्रिगर दबा दिया गन का, तो जब तक आपका दबाव घोड़े पर से हटा नहीं लिया जाए, कि आप जब तक उस ट्रिगर पे से हाथ नहीं हटा लोगे, या फिर अस्त्रों को अंतर्विष्ट करने वाली मैगजीन खाली नहीं हो जाए। इसमें जो गोलियों की मैगजीन लगी होती है, नीचे से मैगजीन खोल के लगाते हैं पिस्टल में, तो वो मैगजीन खाली नहीं हो जाए तब तक अस्त्र छूटते रहें। आप देखना, जैसे जो बॉर्डर पे हथियार होते हैं उनकी बात करता हूं कि एक ऐसा AK-47 होती है। ठीक है, ऐसी गन है ये AK-47 है। AK-47 में यहाँ एक लड़ लगी होती है और लड़का नीचे एक डिब्बा रखा रहता है जिसमें बहुत सारी गोलियां रहती है। कितनी गोलियां? एक डिब्बे के अंदर 3000 गोलियां होती है, और उसमें उस लड़ को एक बार सेट कर देते हैं, पहली गोली को ट्रिगर दबा के
छोड़ देते हैं। और वो गोली में बार बार तुम्हें उंगली से गोली चलाने की जरूरत नहीं। एक बार अगर आपने घोड़ा दबा दिया तो जब तक आप हटा नहीं लोगे तब तक गोली लगातार चलती ही रहती है, या जब तक आपकी वो 3000 गोलियों की मैगजीन खाली नहीं हो जाएगी तब तक लगातार अस्त्र छूटते रहेंगे। तो इनको भी प्रतिसिद्ध आयुध माना गया। तो ऐसी चीज, ऐसा ऑटोमेटिक हथियार जिसमें एक बार आपने ट्रिगर दबा दिया, घोड़ा दबा दिया, तो वो जब तक या तो गोली खत्म नहीं हो जाए या तब तक वो लगातार अस्त्र छूटते रहते हैं, तो वो भी प्रतिसिद्ध आयुध में माने जाएंगे। समझ गए? जो बड़ी गनें होती हैं जिनमें लगातार, मेरे को याद नहीं आ रहा, शायद अभी ये जो पिक्चर आई है एनिमल मूवी में, जो इतनी बड़ी पिस्टल है उससे लगातार वो बस एक बार उंगली दबा के उसको इधर उधर घुमाते रहो, असंख्य गोलियां एक साथ चल रही है, वो सारे प्रतिष्ठित आयुध के अंतर्गत आते हैं। किसी भी वर्णन के वे वस्त्र जिनमें अपायकर द्रव, गैस या अन्य चीजें छोड़ने के लिए परिकल्पित या अनुकल्पित हो। इसको तो यूएनओ ने बैन कर ही दिया, तो ये तो सब जगह ही मिलेगा आपको। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने बैन कर दिया कि कोई भी नोक्सोसियस लिक्विड, गैस या अन्य प्रकार की चीजें हैं जो डायरेक्ट किसी प्रकार के व्यक्ति के स्वास्थ्य को खतरा है, ठीक है, उसमें क्या है कि आप एक व्यक्ति को नहीं मार सकते, इसलिए इसको बैन कर सकता है। मेरे को सिर्फ पाकिस्तान के एक सैनिक को मारना है, पर मैं जहरीली गैस छोड़ूंगा तो फिक्स थोड़ी कि सैनिक को ही जाके वो गैस सूंघेगा, उसके आसपास 50 लोग भी हैं तो वो भी मरेंगे। इसलिए इनको बैन कर रखा है। गन में क्या है कि आप गोली चलाओगे एक व्यक्ति को लगेगा। ये अग्नायुध इस प्रकार इसलिए बैन कर रखे हुए हैं सरकार ने कि एक बड़े स्तर पे ये लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं कि आपने उंगली दबा के छोड़ दी, और एक सैनिक था, सैनिक को कोई चाय पकड़ाने आया, वो उसकी ड्यूटी नहीं है। उसकी ड्यूटी तो क्या है कि वो बेचारा चाय वाला 5 रुपए की चाय पिलाने सैनिक को आया था बॉर्डर पे कि साहब लो चाय पी लो, 5 रुपए दे दो मुझे। और उस सैनिक के हमने हथियार को ऑटोमेटिक ट्रिगर दबा के छोड़ रखा था, सैनिक को गोली लगी और उसके बगल में वो आया, उसको भी गोली लगी। इसलिए ऑटोमेटेड हथियार होते हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, मैनुअल नहीं होते, उनको बैन कर रखा है प्रतिष्ठित आयुध में। और नोक्सस या द्रव गैस अन्य चीजों को भी बैन कर रखा है। ये तो बैन है। और इसके अंतर्गत क्या क्या प्रतिसिद्ध आयुध में आ सकते हैं, तो कोई तोप है, वायुयान भेदी कोई मिसाइल है, टैंक भेदी कोई अग्नायुध है, या अन्य कोई आयुध है जिनको केंद्र सरकार गजट नोटिफाई करे तो वो भी इसके अंतर्गत आएंगे। बात समझ लेना, फर्स्ट और सेकंड तो प्रतिसिद्ध आयुध के अंदर आएंगे ही आएंगे। इनको तो राज्य केंद्र सरकार को गजट नोटिफाई करने की जरूरत नहीं है। पर कोई तोप है, वायुयान भेदी या टैंक भेदी अग्नायुध है, तो वो भी केंद्र सरकार को ऑफिशियल नोटिफाई कर सकती है। ये इंग्लिश वाला देख लेना, थोड़ा मैं समय की कमी है और मेरे को दो एक पेज और पढ़ाना है, तो मैं लास्ट पेज आपको करा देता हूँ। ये इंग्लिश टर्म्स आप देख लेना, इंग्लिश वाले अर्थ समझ गए होंगे, पढ़ लेना एक बार इसको, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। लोक सेवक का वही अर्थ जो आईपीसी की सेक्शन 21 में पब्लिक सर्वेंट बता रखा है, वही पब्लिक सर्वेंट यहाँ पर लोक सेवक का अर्थ माना जाएगा। जो भी वहां पब्लिक सर्वेंट की 12 कैटेगरी के अंदर आता वो सब है। ट्रांसफर क्या क्या अर्थ है? अंतरण का अर्थ क्या होगा? भाड़े पे लेना, उधार लेना। तो ये हायरिंग हो गया, ये बोरोइंग हो गया, और ये पजेशन लेना या पजेशन से अलग होना, ठीक है। मेरे पास, मैंने किसी को कोई चीज मेरी किराए पे दे दी या उसको उधार दे दी, तो मैंने उसका ट्रांसफर कर दिया। यहाँ अंतरण का अर्थ ये माना, जैसे मैंने गन किसी और को दे दी कि यार तू चला ले, तो मैंने उसको गन का अंतरण कर दिया, ये अर्थ लेना है। तो भाड़े पर देना, हायरिंग करना, बोरोइंग उधार देना। कोई उसकी पोजीशन ले लेता है, ये पोजीशन से अलग हो जाता है कि मैंने अपनी गन थी, अपनी पोजीशन से अलग कर कर थाने में जमा करा दी का, तो इसका सीधा सा मतलब है ना, मैंने उसके गन का कब्जा अलग करके थाने को दे दिया, तो इसको अंतरण माना जाएगा, मैंने थाने को अंतरित कर दिया। इस अधिनियम में ना बार बार आप कई जगह पढ़ोगे कि जो आपका हथियार है उसकी नली की लंबाई की बात करता है। गन की जो आगे की नली है उनकी लंबाई की, तो तोप की होगी, चाहे आप किसी प्रकार की मिसाइल है, उनकी नाल की लंबाई करेंगे। तो नाल की लंबाई कहां से काउंट करेंगे? तो ये तो नाल का अंतिम सिरा है जहां से गोली बाहर निकल जाती है। इस जगह पर गोली है, गोली के अंदर यहाँ पर बारूद भरा होता है लास्ट में, और आगे भरे होते हैं छर्रे। देखो गोली का नेचर बताता हूं आपको। गोली इस प्रकार की होती है, ठीक है, ये गोली है। यहाँ बारूद भरा होता है, बहुत मात्रा में बारूद भरा होता है, और यहाँ छर्रे भरे होते हैं, लोहे के नुकीले छर्रे, कीलो जैसे छर्रे भर सकते हो आप, ऐसी छर्रे होते हैं। तो जैसे ही यहाँ से कोई पॉइंट आकर इससे टकराता है तो बारूद एक दूसरे से टकराकर अग्नि उत्पन्न होती है, और उस अग्नि के प्रेशर से यहाँ से
गैस बनती है अग्नि के प्रेशर से, और गैस इन छर्रों को बहुत तेज प्रेशर के साथ फेंकते हैं, और जैसे ये फेंकेंगे सामने जिसके भी लगेंगे उसके घाव करके उसको मार देते हैं। तो नाल मुख से, मतलब इस जगह से लेके और जहां तक बारूद, नाल मुख से लेकर उस बिंदु तक नापी जाएगी। नाल की लंबाई कहां से नापेंगे कि इस मुख से लेकर वहां तक नापी जाएगी जहां तक फायर करने के लिए जो बर्न किया है, जो विस्फोटक भरा गया है, वो विस्फोटक तक। तो जहां पर आपके विस्फोटक से लेकर नाल की अंतिम कोनर तक लंबाई अभिप्रेत है। किसी ऐसे क्षेत्र के संबंध में जहां ऐसी विधि के प्रति जो उस क्षेत्र में प्रवृत्त नहीं है, कि कोई विधि की यहां बात करेगा और वो विधि अगर उस क्षेत्र में प्रवृत्त नहीं है, तो इस अधिनियम के अधीन यह अर्थ लगाया जाएगा कि उस क्षेत्र में उस विधि के जैसी कोई स्थानीय विधि प्रवृत्त है तो उसके प्रति निर्देश होगा। जनरल चीज है कि किसी क्षेत्र के संबंध में ऐसी विधि के प्रति जो उस क्षेत्र में प्रवृत्त नहीं है, वहां कोई एक्ट की हम इस अधिनियम में बात करते हैं वो वहां प्रवृत्त नहीं है, तो यह अर्थ लगाया जाएगा कि अगर उस क्षेत्र में कोई स्थानीय विधि वैसी ही प्रवृत्त है तो उस विधि की हम बात कर रहे हैं। ऐसे ही कि हमने कोई अधिकारी इस अधिनियम में बता दिया, किसी क्षेत्र के संबंध में कोई अधिकारी की, ऑफिसर या प्राधिकारी के प्रति कोई अधिकारी या ऑफिसर इस अधिनियम में हमने बता दिया, उस पदाधीन का हमने बता दिया कि ऐसा अधिकारी उस क्षेत्र में होगा, वो ये काम करेगा, पर वहां पर ऐसा अधिकारी है ही नहीं। मान लो हमने कह दिया एसआई पंथी का अधिकारी वहां पर काम करेगा, पर एसआई रैंक का अधिकारी किसी जिले में होता ही नहीं हो। जैसे हमारे यहाँ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास नहीं होता, और जगह होता है, तो हमारे यहाँ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जहां जहां किसी अधिनियम में काम होता है वो काम हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को ही दे रखा है। तो अगर किसी क्षेत्र में कोई अधिकारी ऑफिसर के प्रति निर्देश किया गया है और वहां उस डेजिग्नेटेड पोस्ट का अधिकारी नहीं है, तो अधिनियम के निर्देश के प्रति यह अर्थ लगाया जाएगा कि ऐसा ऑफिसर या प्राधिकारी के प्रति निर्देश है जो भी केंद्र सरकार राजपत्र में बता दे कि इस अधिनियम में जो अधिकारी की बात कर रखी है तो इस राज्य में वो अधिकारी नहीं है, तो इस अधिकारी को उस अधिकारी की पावर दे रखी है। समझ जाओ कि मैं कहता हूं कि आप में से एक बच्चा ये काम करेगा, हर जिले में मेरे को इस नाम का बच्चा काम करेगा, पर मेरे को पता लगता है किसी जिले में इस नाम का बच्चा ही नहीं है, तो मैं कोई और नाम के कोई लड़के की जगह लड़की को जिम्मेदारी दे दूंगा, ये लड़की मेरे इस लड़के वाले काम को संभालेगी। तो पोस्ट का केंद्र सरकार बता देगा कि किसको वो नोटिफाई कर रहा है कि ये इस जो डेजिग्नेटेड पोस्ट है इसका काम देखेगा। पब्लिक सर्वेंट सेक्शन 21 इंडियन पिनल कोड, ट्रांसफर का मतलब सीधा सीधा सा हो जाएगा हायर करना, लेंडिंग करना, गिविंग करना, पार्टिंग ऑफ द विद पोजेशन। फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट द लेंथ ऑफ द बैरल ऑफ द फायरआर्म, बैरल की लेंथ की बात कर रहा है, लंबाई की बात कर रहा है, तो उसका मेजर करेंगे तो मजल ऑफ द पॉइंट, जो भी नाल है नाल का मेन पॉइंट से लेकर और लास्ट में जहां चार्ज बढ़ते हैं, एक्सप्लोड विस्फोट होने के लिए जो चार्ज भरा जाता है, बारूद भरा जाता है, उस पॉइंट तक ये पूरी लंबाई नाल की लंबाई मानी जाएगी। ये मैंने बता ही दिया कि जहां लो नहीं है कोई प्रवर्त तो वहां लोकल लॉ के संदर्भ में लेंगे, और जहां पर डेजिग्नेटेड पोस्ट नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करके आपको बता देगी। ठीक है, ये थोड़ा क्लास में जल्दी में रिकॉर्ड कर रहा था लाइट की इशू में। ठीक है, कि बार बार लाइट का इशू हो रहा है और अभी भी लाइट स्टैंड नहीं कर रही, तो कहीं इससे पहले कि सिस्टम वापस बंद हो जाए इससे पहले मैं क्लास रिकॉर्ड कर लूँ। ठीक है, अगली क्लास थोड़ा फुर्सत से मिलेगी। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, वापस मिलते हैं। थोड़ा टाइम की कंटिन्यूटी का समय इशू हो रहा है और शायद जेएलओ इंटरव्यू चलेंगे, जब तक 5-7-10 दिन मुझे और परेशानी इस संबंध में रहेगी, तो थोड़ा एडजस्टमेंट करके चलो। ठीक है, और अनावश्यक मुझे पर्सनल मैसेज करने से बचे। मैं पूरी तरह से मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर आप समझते हो मैं अकेला हूँ तो थोड़ी सी दिक्कतें फेस होती है। थैंक यू सो मच।